बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने डायनामिक्स के लेक्चर नंबर 3 की वर्किंग करनी है एंड दिस इज सोली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस लेक्चर में ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये हमारे सिलेबस में एक तो 1 डायमेंशन में भी है और ये 2 डायमेंशंस में भी है। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन 1 डायमेंशन ओनली। इसकी सारी वेरिएशंस को आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स 100% मैच्योर हो जाएं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि भाई फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें कोई एनर्जी इन एंड आउट नहीं होती, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बराबर होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला coming to being that mass and velocity of the first object before collision plus mass and velocity of the second object before collision, that would give you the total momentum before collision, क्योंकि mass into velocity momentum होता है, is equal to m1 v1 mass into velocity of the first object after the collision plus mass into velocity of the second object after the collision। तो इस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डेफिनेशन है उससे हमारे पास एक मासूम सी इक्वेशन जनरेट हो जाती है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, वेयर u and v आर बेसिकली u's आर द इनिशियल वेलोसिटीज एंड v's आर द फाइनल वेलोसिटीज। अच्छा, कि इट लुक्स वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, बट देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस जिसमें हम लोग एक अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस सिचुएशंस को डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस अ स्मॉल लिटिल क्वेश्चन दैट देयर वाज अ ऑब्जेक्ट दैट इज गोइंग डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 4.3 and time was 1.51 seconds. The ball started at an initial velocity of 4.3 and took 1.5 seconds to reach the ground. Calculate the final velocity of the object. अच्छा, v is equals to u plus at. फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है दैट इज 4.3। टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव क्योंकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, तो लेट्स टेक एक्सेलरेशन एज 9.81 एंड टाइम इज 1.5। तो 4.3 प्लस 9.81 इंटू 1.5 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 19 मीटर्स पर सेकेंड। गिवन दैट इट रीबाउंड्स विद अ स्पीड ऑफ 7 meters per second, तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। से दैट्स mv minus mu। मास ऑफ द बॉल इज 50 grams, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन kilograms। ये लास्ट लेक्चर का टॉपिक है, थोड़ा सा रिविजन करवा रहा था। 7 से रीबाउंड होती है, लेट्स टेक दैट नेगेटिव, कीपिंग इन माइंड कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा हूँ। अब चाहे तो इसको पॉजिटिव और 19 को भी नेगेटिव ले सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 1000, आपका चेंज इन मोमेंटम वुड बी 1.3 kg मीटर्स पर सेकेंड। खैर, ये तो जस्ट अ क्वेश्चन था तो मैंने आपको करा दिया। टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज 12.5 seconds मिली सेकेंड्स। कैलकुलेट द फोर्स। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ चुका है, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 12.5 मिली सेकेंड्स एक्सपोनेंट -3। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी विच इज गोइंग टू बी 1.3 डिवाइडेड बाय 12.5 एक्सपोनेंट -3। मेरे पास 104 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दैट्स वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू दैट। इसमें एज सच कोई भी चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना कोई वैल्यू गलत डाली थी। चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेटर में 4.45 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा सेट कीजिएगा। 4.45
divided by 350 न्यूटन, 360 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ रही है, 356 है। अच्छा, छोटी छोटी बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी। आज हमारे जो बेसिक वर्किंग है दैट इज द मोमेंटम और कंजर्वेशन मोमेंटम के क्वेश्चंस। उसको करने से पहले एक फॉर्मूला बड़ा दिलचस्प है जो आज हम लोगों ने प्रूव भी करना है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2m। बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज हाफ mv²। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले में, और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी टाइम्स वी करूं तो किसी को कोई मसला नहीं होगा, कैसे, इट्स mv²। और मास इनटू वेलोसिटी की जगह पे अगर मैं प्लग इन कर दूं मोमेंटम की वैल्यू, तो यहां पे हमारे पास हाफ इंटू मोमेंटम इंटू वी रह जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाऊं तो आप बोलेंगे मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 इंटू मोमेंटम ओवर मास विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर्ड ओवर 2m। ये फॉर्मूला भी रिसेंट एग्जाम्स में यूज हो रहा है, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसको प्रूफ करना है, इसको डिराइव करना है, इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी 1-2 नंबर के लिए डेरिवेशन भी इसकी आ जाती है, तो आई थिंक आप इसको कर लेंगे ऐसे, जिसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, वेल दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी गोना बी डूइंग टुडे। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स ताकि हम मोमेंटम इन वन डायमेंशन को कंप्लीट कर सकें। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद अ क्वेश्चन दैट इज दिस, October November 2014 paper 2-3 question number 4। October November 2014 paper 2-3 question number 4 में क्या बोलता है, state the principle of conservation of momentum। तो आप बोलेंगे in a closed system total momentum before collision is equal to total momentum after collision। अच्छा जी, a ball X and ball Y are traveling along the same straight line in the same direction as shown in figure 4.1। Ball X has mass 400 grams and a horizontal velocity of 0.65. Ball Y has mass 600 grams and a horizontal velocity of 0.45. Ball X catches up and collides the ball Y. Definitely it has got more velocity, it will catch up. After the collision, ball X has a horizontal velocity of 0.41 meters per second. Calculate the initial momentum of the two balls. The initial momentum is going to be m1u1 plus m2u2। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम को निकालना है तो आपको मास को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से ताकि ये कन्वर्ट कर सके आप इसको किलोग्राम्स में, बिकॉज़ द मास इज गिवन इन ग्राम्स। 0.65 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.45। ठीक है, तो आपने जो है 400 पूरी चीज को एज इट इज यू हैव टू जस्ट प्लग इट इन अ कैलकुलेटर। बहुत ही इत्मीनान से आप जब इसको कैलकुलेटर में डालेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच इज 0.53। ये आपके पास मोमेंटम आ गया इनिशियली। यू नीड द फाइनल वेलोसिटी, तो आपको पता है कि यार अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करूंगा। m1u1 प्लस m2u2 is equals to m1v1 plus m2v2 for all those जो ये समझ रहे हैं कि सर क्या मैं ये
इनिशियल मोमेंटम यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट देन फाइनल मोमेंटम में आपको मासेस को अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम्स में. आइदर यू डू दैट और व्हाट आई डू इज कि सर मैं पूरा एक बार दोबारा कर लेता हूँ विदाउट चेंजिंग मासेस ना. बिकॉज मासेस अगर चारों तरफ एम है और चारों ग्राम्स में है तो इसकी सेंस ही नहीं है कि मैं उनको जो है किलोग्राम्स में कन्वर्ट करूँ, रादर वो कैंसिल हो जाएंगे. तो मैं डायरेक्टली भी उसको जो है कर सकता हूँ. Final velocity of the first object is 0.41 and the second object is v. So 400 multiplied by 0.65 plus 600 multiplied by 0.45 minus आपकी वेलोसिटी की वैल्यू 0.61 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी. दिस इज द वेलोसिटी. ठीक है. अच्छा, द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल्स. टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने में कोई ऐसा इशू नहीं है. हाफ m1 u1 स्क्वेर्ड प्लस हाफ m2 u2 स्क्वेर्ड. मासेस हमारे पास किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा. ऑल्दो मैं ये पार्ट अभी फिलहाल खुद नहीं करा रहा, अदर मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कराना चाह रहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. एनर्जी क्योंकि अभी इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन में आ जाती है, वो हम थोड़ी सी डिस्कशन के बाद इसको लेके चलेंगे. अच्छा गाइस, हमारे पास दो टाइप की कोलिजन्स होती हैं. पहली होती है इलास्टिक कोलिजन और दूसरी होती है इनइलास्टिक कोलिजन. व्हेन इट कम्स टू इलास्टिक कोलिजन, ऐसी कोलिजन जिसमें कोई एनर्जी लॉस ना हो, इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन कंजर्व्ड रहे, ऐसी कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम पूरा सिस्टम में कंजर्व रहे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहे, इलास्टिक कोलिजन कहलाती है. ऐसी कोलिजन जिसमें स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन सेम रहे, वो इलास्टिक कोलिजन कहलाती है. अब सर स्पीड ऑफ अप्रोच होती क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कोलिजन के अंदर दो चीजों का आपस में अप्रोच कर जाना में कोई ना कोई काम होगा स्पीड ऑफ अप्रोच का. When two objects meet, that is the speed of approach, relative speed of approach. कैसे होती है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट x और y ऑपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं, x has a velocity of 7 meters per second, b has a speed of 3 meters per second. तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इसकी स्पीड ऑफ अप्रोच निकालना चाहूंगा तो यू वुड बी एडिंग दीज वैल्यूज कि यार ये 7 मीटर पर सेकंड आ गया है 3, तो टोटल ये दोनों पहले सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड एक दूसरे से करीब आ गए, एंड दे आर गेटिंग क्लोजर बाय अ टोटल रेट ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड. अब इस बात को समझ पा रहे हैं? इफ समथिंग इज एट 50 meters, if something is at 100 meters, this is coming together at 10 meters per second, this is coming together at 5 meters per second. तो टोटल डिस्टेंस हर सेकंड 15 मीटर्स के हिसाब से कम हो रहा है. सो स्पीड ऑफ अप्रोचेस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में टूवर्ड्स ईच अदर हो तो उनको ऐड करके हम रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकाल सकते हैं. सो इस केस में जो स्पीड ऑफ अप्रोच आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 10. वेयर एज अगर मैं स्पीड ऑफ अप्रोच सेकंड के सिनेरियो में बात करूं, if something is getting closer by 20 meters per second and something is getting away by 12 meter per second, although क्योंकि पीछे वाला ऑब्जेक्ट फास्ट है, the object that is behind is fast, eventually it would reach, वो इसको मीट करेगा. बट ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर्स आगे आया और 12 मीटर आगे चला गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस कम हुआ दैट वाज रिड्यूस्ड बाय 8 meters per second. तो ऐसी सिचुएशन में when two objects are going in the same direction but the object that is at the back is faster, तो भी अप्रोच करेगा, बट उस सिचुएशंस में हम स्पीड ऑफ अप्रोच को माइनस करके निकालते हैं. So it would be 20 minus 12, which will give me 8
meters per second as a speed of approach. Moving on. Similarly, same concept में speed of separation है. When it comes to speed of separation, हमारे पास अगर दो objects opposite direction में away from each other जा रहे हैं, तो हम उन दोनों की स्पीड्स को ऐड कर देंगे. दैट वुड गिव मी अ टोटल सेपरेशन स्पीड कि भाई हर सेकंड ये 11 मीटर पर दूर चला गया और ये 9 मीटर दूर चला गया, तो टोटल 20 मीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर हो रहे हैं. तो ये हम लोगों ने स्पीड ऑफ सेपरेशन निकाल ली. विद दैट, अगर सर सामने वाला ऑब्जेक्ट फास्टर है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज बिहाइंड, और सामने वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑल्दो दीज आर स्टिल गोइंग टू बी सेपरेटेड, बट इसमें जो डिफरेंस आएगा स्पीड ऑफ सेपरेशन की जो स्पीड है दैट इज 12 माइनस 5 विच विल बी 7 मीटर्स पर सेकेंड. तो ये बातों को आप याद रखिएगा दैट स्पीड ऑफ अप्रोच अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है. तो स्पीड ऑफ अप्रोच हो और स्पीड ऑफ सेपरेशन हो, इफ ऑपोजिट डायरेक्शन वी एड देम, ऐड करते हैं और सेम डायरेक्शन में वी सब्ट्रैक्ट. कॉमन सेंस भी यही कहती है, कॉन्सेप्ट भी यही कहता है. अगर समझने के एतबार से समझ लें तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, एंड दैट्स प्रीटी मच. ठीक है. अच्छा, मीनवाइल ये हमारी पूरी इलास्टिक कोलिजन की वर्किंग हो गई कि इलास्टिक कोलिजन किस तरीके से हो रही होती है. ठीक है. अब हमारे पास वी हैव गॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन. तो व्हेन इट कम्स टू इनइलास्टिक कोलिजन, हमारे पास स्पीड ऑफ अप्रोचेस और स्पीड ऑफ सेपरेशंस इक्वल नहीं होती. ऐसी कोलिजन जो इनइलास्टिक होगी उसमें एनर्जी लॉसेस भी हो रहे होंगे. सो व्हेन इट कम्स टू इनइलास्टिक कोलिजन, देयर आर गोइंग टू बी एनर्जी लॉसेस एज वेल. तो इनइलास्टिक कोलिजन की अगर मैं वर्किंग आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं तो आई थिंक इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट. सो व्हेन इट कम्स टू इनइलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, मोमेंटम सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहता है. टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व नहीं रहती इनइलास्टिक कोलिजन में. काइनेटिक एनर्जी जो है आफ्टर कोलिजन वो हमेशा कम होती है बिफोर कोलिजन के मुकाबले में, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती है. और इनइलास्टिक कोलिजन में स्पीड ऑफ अप्रोचेस और स्पीड ऑफ सेपरेशन भी बराबर नहीं रहती. इनकी वर्किंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है. बिफोर आई मूव ऑन टू द वर्किंग, जो मैं क्वेश्चन करा रहा था पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं लास्ट पार्ट्स को, कि द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल्स. तो आपने कहा सर हाफ mass of the first ball is 0.4, velocity is 0.65 plus half the mass of the first ball is 600, that's 0.6, and the velocity is 0.45 squared. आपने half 0.4 0.65 squared plus half 0.6 0.45 squared, value is 0.15 joules. Explain how would you check whether the collision is elastic? If kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision, therefore collision is elastic. अब यार न्यूटन्स थर्ड लॉ पे तो अभी आता हूं. ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया. लेट्स डू वन मोर ताकि हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट मेच्योर हो जाएं. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये 2013 का क्वेश्चन है. तो आप बोलेंगे इन अ क्लोज सिस्टम टोटल मोमेंटम for collision is equal to total momentum after collision.
स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। तो आप बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन के अंदर, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, an object A of mass 4.2 kilograms and a horizontal velocity of 3.6 move towards object B as shown in figure 3.1. ऑब्जेक्ट A और B एक दूसरे को क्लोज आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट B of mass 1.5 kg is moving with a horizontal velocity of 1.2, ठीक है, और towards object A. The object collides and then both move to the right as shown in figure 3.2. Object A has a velocity v and object B has a velocity 3 meters per second. Calculate v of object A after the collision, ठीक है। मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ लगाते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सो 4.2 multiplied by 3.6 plus 1.5 multiplied by negative 1.2. Since the object is moving to the left and momentum is a vector quantity, तो मैं लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ फॉर दिस केस सिनेरियो, ओके, इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू v प्लस 1.5 इंटू 3। सारा काम यहां से कैलकुलेटर का है। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.35, तो जो वेलोसिटी है 0.36। डिटरमाइन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। सो इट्स अप टू यू, आप इसको रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोचेस से करें या काइनेटिक एनर्जी से करें। तो काइनेटिक एनर्जी से अगर करते हैं बिफोर, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ m v square, that is 3.6 squared, mass is 4.2, plus half, the second object is 1.5 and the velocity speed is 1.2. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में स्पीड्स डालते हैं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में इज स्केलर क्वांटिटी, ये नहीं नेगेटिव डालें, अलबत्ता नेगेटिव डालें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट बिकम पॉजिटिव स्क्वायर होने के बाद, बट वो कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। इसमें स्पीड होती है फॉर्मूला में 0.36 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 1.5 इंटू 3 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो हमारे पास आ रही है दैट इज 4.2 3.6 स्क्वायर्ड plus half 1.5 into 1.2 squared. Kinetic energy before collision is 28.3 and kinetic energy after the collision is 7. So it is not conserved. तो इट्स एन इनइलास्टिक कोलिजन। ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, ठीक है। तो दीज वर द फ्यू बेसिक एग्जांपल्स, वी हैव गॉट टू डिस्कस अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो फिलहाल तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा था इसी से रिलेटेड। देयर इज एन एग्जांपल इन माय बुक दैट इज एक्सप्लेन how to apply the property of elastic and inelastic collision to solve the questions, given that the collision is elastic. Acha. Now if you look at this question, you have got two different unknowns, x भी नहीं पता और y भी नहीं पता। तो अगर एक collision elastic है तो I can make two different equations. Number one, based on the concept that
सेपरेशन की जो स्पीड होगी वो अप्रोच के बराबर होगी, तो स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो ओवर हियर द स्पीड ऑफ अप्रोच इज गोइंग टू बी 200 प्लस 40 एंड सेपरेशन की जो स्पीड होगी दैट इज गोइंग टू बी x प्लस y, क्योंकि दे आर बोथ गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो सेपरेशन की स्पीड्स भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरे जो इक्वेशन बना सकते हैं हम मोमेंटम से बना सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 विच इज गोइंग टू बी 5 इंटू 200 प्लस 2 इंटू -40 is equals to 5 into -x plus 2 into y। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 920 is equals to -5x plus 2y। You'll simultaneously solve them very easily। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी दैट इज 240 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड देन एंड देयर आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएंगी। तो x is 1, y is 1 and this is 240, over here x is -5, y is 2 एंड 920। साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस में आपके पास x की वैल्यू जो आ रही होगी दैट आई एम गेटिंग इज -62 एंड फॉर द y द वैल्यू इज 302.9, सो 302। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आपकी x और y में आ जाएंगी, दो वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, ये इस तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में भी हमारे पास ये सॉल्यूशंस आ सकते हैं। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जाम। बट एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने x को ऑलरेडी नेगेटिव लिया था, ठीक है, और क्योंकि मेरा आंसर भी नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि x की डायरेक्शन ये नहीं थी, रादर जो x की डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव थी। ये जो है ये इस तरीके से इस बेसिकली इट मीन्स दैट कि भाई अगर मैं नेगेटिव ही ले रहा हूँ और मेरा आंसर भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब बेसिकली तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर इन ए इम्प्लाइज दैट इट इज ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ओरिजिनली मार्क्ड ऑन द डायग्राम। तो ये नेगेटिव आंसर आना भी मैंने जो है लेक्चर में रखा था, क्योंकि मैंने समझाना चाह रहा था कि अगर भाई मैंने यहाँ पे नेगेटिव ही वैल्यू ली है और मैंने उसके एरो के हिसाब से एरो लिया है, ऑल्दो अब ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा कॉमनली इतने एडवांस लेवल पे नहीं आते, बट सिंस योर आंसर इज कमिंग इन नेगेटिव दैट इम्प्लाइज कि भाई ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेगेटिव ले चुका था। उस सूरत में तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए ना, बट ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन, अब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। ठीक है, चलो यार बस गेस कर ही लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द इलास्टिक कोलिजन। अब हमारे पास x और y अननोन है। ठीक है, जब आप इसकी दो इक्वेशंस बनाते हैं, आपने कहा सर स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सेपरेशन और एरोज ऑपोजिट थे, आपने ऐड कर दी, आपके पास वैल्यू आ गई 10 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। सिमिलरली अगर मैं दूसरी इक्वेशन बनाऊं दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, 14 माइनस 6 इज 8 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2y। तो 8 इज इक्वल्स टू -x प्लस y आ जाए। अगर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे दैट
कि 1x जब आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ, उसकी कोई मार्क्स नहीं है हमारे सिलेबस में, आप इसको साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में ही करना सीख जाएं तो अच्छा हो जाएगा. दैट यू विल गेट द x वैल्यू एज 3 एंड द y वैल्यू एज 7. तो आप गौर करें तो आप इस बात को समझें कि एक इलास्टिक कोलिजन के अंदर जब ऑब्जेक्ट सेम मासेस के आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी जो स्पीड्स होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं. तो फॉर अ इलास्टिक कोलिजन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी नेसेसरी दैट इफ यू कोलाइड टू इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स टुगेदर और दे हैव द सेम मासेस, जो उनकी स्पीड्स हो जाएंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी इलास्टिक कोलिजन के अंदर. तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको भी डिस्कस कर लिया. फॉर आइडेंटिकल मासेस परफॉर्मिंग इलास्टिक कोलिजन्स, स्पीड विल गेट इंटरचेंज्ड. Initial speed of A becomes the final speed of B and the initial speed of B becomes the final speed of A.